इस शो के को स्पॉन्सर हैं BAPL न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, न्यू IIT मेट्रो कानपुर। जायका सियासत का इस शो के को स्पॉन्सर हैं माई ड्रीम कानपुर ग्रीन, गुरजिंदर सिंह। इतिहास हमें आईना दिखा देता है और इस आईने में हमें वो अक्स नजर आता है जो हम कब का भूल चुके हैं। आज हम उसी धरती पे मौजूद हैं जहां पे अनगिनत पन्नों के बीच में ऐसी कहानियां दफ्न है क्रांतिकारियों की जिसे भूले भी भुलाया नहीं जा सकता है। कानपुर के मॉल रोड स्थित नाना राव पार्क में हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज हम जिस विधायक का इंटरव्यू लेने वाले हैं वो बहुत खास होने वाला है। उनसे कई ऐसे सवाल करने वाले हैं जो शायद आप सोच नहीं सकते हैं। आपने उनका ये रूप नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है और इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम आज उनको बहुत ही कैंडिड तरह से इंटरव्यू करें, उनसे जानने की कोशिश करें कि असल जिंदगी में आखिर वो कैसे हैं। नाना राव पार्क को चुनने के पीछे की वजह क्या है ये भी बस कुछ ही देर में आपको पता लगने वाला है। तो कानपुर का ये पौराणिक ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ से कई ऐसी कहानियां निकल के आई हैं जो शायद न सिर्फ कानपुर के वासी बल्कि बाहरी लोग भी जानते हैं कि ये धरती जो है ये कितनी जरूरी है और यहाँ से जो भी कहानियां निकली हैं वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में एक मराठा नाना राव पेशवा ने, जो कि क्रांतिकारी थे, उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी को लेकर के बिगुल फूका था। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिल करके। जायका सियासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला एपिसोड हमारा जिनके साथ होने वाला है वो पहुंच चुके हैं, अभी तक हमने आपको बताया नहीं था कि वो कौन है। तो सर, इससे पहले हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत करें, आपसे चर्चा करें। हम चाहेंगे कि क्योंकि समाजवादी पार्टी को आप बिलोंग करते हैं, साइकिल आपका चुनाव चिन्ह है, तो हम साइकिल से आपको वहां तक लेकर के चलेंगे। आपके साथ साथ मैं भी साइकिल चलाने वाली हूँ और छोटा सा रास्ता तय करना है साथ में। साइकिल चलाने के लिए ये विधानसभा भी साइकिल की विधानसभा है, तो हमें लगता है कि बेहतर साइकिल चलेगी यहाँ पर। तो चलिए, अपनी सवारी लेकर के हम तैयार हो गए हैं। साइकिल की सवारी हो चुकी है और अमिताभ जी को लेकर के हम निकल पड़े हैं। नाना राव पार्क के इस पाथवे पे हम साइकिल चला रहे हैं, तो क्योंकि ये उनका चुनाव चिन्ह है उनकी पार्टी का, तो हमने भी कोशिश की है कि हम उनके रंग ढंग में घुल मिल जाएं और उसी तरह से उनसे सवाल करें जैसे हम चाहते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं और कई मौकों हम लोगों ने बहुत दूर दूर तक साइकिल चलाई है। एक बार हमने पार्टी के मिशन को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ की साइकिल चलाई है जी। हम लोगों ने नोएडा एक्सप्रेसवे पे, हम लोग शुरू में BSP गवर्नमेंट ने विरोध कर रहे थे, तो हम लोगों ने नोएडा से आगरा चलाई थी। साइकिल एक अच्छी सवारी है, साइकिल एक अच्छी सवारी है। हम सोचते हैं लोग व्यक्तिगत तौर पर भी चलावें और राजनीतिक तौर पर भी चलावें, तो व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाएगा, हमारा देश और प्रदेश भी स्वस्थ हो जाएगा। साइकिल की सवारी कर लेगा हमारा देश, हो जाएंगे सारे विकास की दिशा में लेकर के आप चलने वाले हैं। साइकिल हमेशा आगे बढ़ाती है, साइकिल में बैकगियर नहीं होता है। आइए आइए, आज आपको यहाँ पे बुलाने के पीछे का उद्देश्य ये भी था कि आप यहाँ पे आए और हमसे वो साझा करें जो कानपुर को लेकर के आप वाकई व्यक्तिगत रूप से जो सोचते हैं। राजनीतिक रूप से तो जो सोचते हैं वो सभी जानते हैं, पर आप व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि कानपुर से जुड़े हुए, जमीनी रूप से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर के आपकी क्या विचारधारा है, राय है, उसको लेकर के भी आज आपसे बात करेंगे। आइए।
तो एबीसी न्यूज की खास पेशकश जायका सियासत में मेहमान आ चुके हैं। अमिताभ वाजपेयी जी विधायक है आर्यनगर विधानसभा से, वो आज हमारे बीच मौजूद हैं। आज उन्हीं से चर्चा होने वाली है। चर्चा कुछ खास है क्योंकि बहुत ही कैंडिड सवालों को लेकर के आज हम उनके सामने रखने वाले हैं, और जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ राजनीति से जुड़ी हुई नहीं होने वाली है, जायके की भी बात होगी और असल जिंदगी में यानी कि पर्दे के पीछे वो कैसे हैं ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। तो अमिताभ जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका एबीसी न्यूज के खास प्रोग्राम जायका सियासत में। तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आप यहाँ पे गेस्ट बन के आए हुए हैं, एक ऐसी जगह को चुना गया है जो खास है कानपुर के लिहाज से। आपने अच्छी जगह को चुना, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छा पार्क यही है जी। और जो खुला है जहाँ सैकड़ों लोग रोज सुबह ऑक्सीजन लेने आते हैं। ये जगह आपने चुनी है, मुझे खुशी है। यहाँ काम भी बहुत हुआ है, तो ये आपने अच्छी जगह चुनी है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग निश्चित रूप से, मैं भी बड़ा उत्साहित हूँ कि आपने जो ये इंटरव्यू प्लान किया है, तो क्या दिशा होगी। हम भी कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं आज कि जैसे आप इंटरव्यू लेना चाहती हैं, आपका उत्साह जो दिख रहा है वैसे उत्साहित हम भी अलग तरह से जवाब देना चाहते हैं। उत्साहित तो है, पर हमें पहले ये बताइए, जब आपको मैं देखती हूँ पॉलिटिकली एक्टिव तो एक एंग्री यंग मैन की इमेज निकल करके सामने आती है। कितने एंग्री है? यंग तो है बट कितने एंग्री है? हंसते हुए आप कम नजर आते हैं। अब यंग नहीं है, यंग नहीं है अब। दिल तो जवान है। मेरे बालों की स्थिति देख करके आप समझ जा रहे हो यंग नहीं है अब। लेकिन जो एंग्री है, एंग्री नहीं हूं मैं, अपोजिशन में हूँ। तो मेरा कर्तव्य है कि हम उन सारी बातों को कहें जो आम लोग कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। हम सिर्फ सरकार की तारीफों के पुल बांधते रहेंगे तो सरकार भी मदाद हो जाएगी। तो जो मेरा काम है कि हम अपोजिशन में हैं, हम सरकारी कमियों को उल्लेख करें। अब वो कहते हैं आप तारीफ क्यों नहीं करते? कुछ तारीफ करने वाली बात होगी तो कह भी देते हैं, लेकिन हम तारीफ ही करेंगे तो हम में और आप में फर्क क्या रह जाएगा? तो हम विरोध करते हैं, हम ऐसी कमजोरियों को उठाते हैं, कमियों को बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए एंग्री दिखाई पड़ते हैं। आपने कहीं मुझे पब्लिक से एंग्री होते नहीं देखा होगा। मुझे पब्लिक का कोई आम आदमी भी आके मुझसे कोई बात करे, आपने एंग्री नहीं देखा होगा। मुझे आपने किसी झगड़े लड़ाई में नहीं देखा होगा। मुझे कभी किसी प्लॉट पर कब्जा करते नहीं देखा होगा। मुझे जब एंग्री देखा होगा तो गवर्नमेंट के किसी इशू को उठाते समय एंग्री देखा हो सकता है। तो वो तो हो सकता है, लेकिन आमतौर पर लोग जो हमें जानते हैं वही जानते हैं कि हम बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, हम बहुत मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। आमतौर पर एंग्री नहीं है, इशूज पर एंग्री हो जाते हैं कभी। मीडिया जब आपको कवर करती है तो आप बड़े गुस्से में नजर आते हैं, अधिकारियों पे बरसते हुए नजर आते हैं, लगातार सत्ता पक्ष पे आप हमलावर नजर आते हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हंसते कम है क्या? नहीं होता, मेरे हंसने वाले शॉट्स काट दिए जाते हैं। मैं हंसता हूँ लेकिन हंसने वाले शॉट्स नहीं लेते होंगे। जो मीडिया को तो जो शूट करता होगा वही लेते होंगे ना। पूरा बात मान लीजिए आधे घंटे की हुई अधिकारी से, मैं उसमें एंग्री कल 5 मिनट रहा और उन्होंने कल 5 मिनट की शॉट निकाला, बाकी 25 मिनट काट दिया, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब बात कहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बात को पूरी शालीनता और संजीदगी से रखा जाए। उसमें कुछ पार्ट कभी ऐसा भी आ जाता है, कभी मुझे लगता है कि ये बात पब्लिक के लिए ठीक नहीं है, तो कभी उसमें आक्रामकता भी हो सकती है। आक्रामकता भी उसका एक रस है। जैसे आप जायका की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर शक्कर थोड़ा चलेगी हर जगह, कहीं मिर्चा भी तो चलेगा, कहीं नमक भी चलेगा। तो उसका वो जैसा स्वाद जैसे जरूरत होता है वैसा कर दो। मेरा लक्ष्य होता है कि जिन इश्यूज को लेकर हम चले हैं वो अपने मुकाम तक पहुंचे, उसमें सफलता हासिल हो। ठीक है, अब क्योंकि शो हमारा जायका सियासत का है, थोड़ी ही देर में हमारे पास कुछ खाने के लिए आने वाला है और हम पेट पूजा करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट का वक्त होने वाला है, तो आपको ऐसे खाली पेट तो नहीं जाने देंगे। शुरुआत करेंगे कुछ और चर्चा के साथ भी। अमिताभ जी, आपका एक पॉलिटिकल करियर भी एक्टिव है और पर्सनली भी आप बहुत एक्टिव हैं। दोनों लाइफ को बैलेंस करके कैसे चलते हैं? फैमिली को साथ में लेकर के चलना है तो कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल हो जाता होगा ना? नहीं, मैं लकी हूँ कि मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला है। शुरू में जरूर जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया था तब मेरे फादर तैयार नहीं थे। मदर का सपोर्ट था थोड़ा थोड़ा। मदर मेरे हर काम में साथ थी, फादर नहीं थे साथ में। तो धीरे करके फादर मदर का सपोर्ट मिला, वाइफ मिली, तो वो भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मिल गई। हालांकि वो खुद में बहुत घरेलू महिला है। पर उनकी ससुराल ने मेरी, उनके फादर, उनके जो थे अंकल, वो पॉलिटिकल थे। तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिल गया। वाइफ ने फैमिली संभाल लिया। जो ओवरऑल घर का स्ट्रक्चर है वो माँ संभालती हैं। हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर बच्चे वाइफ संभालती हैं, इसलिए मैं उससे फ्री रहा। और लकीली बिजनेस भाई संभालता है।
अच्छा, तो बिजनेस में आपने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया? जरूरत नहीं पड़ी शुरू में। कोई पॉलिसी डिसीजन में भले मैं सहयोग कर दूं, लेकिन मुझे बिजनेस में रोजमर्रा में कोई सहयोग नहीं करना पड़ता। वो भाई देखता है, वाइफ घर देख लेती है, माँ देख लेती हैं, तो कुल मिलाकर के मैं इतना फ्री रहा कि मैं पूरा टाइम फुल टाइम जनता की सेवा में बाहर रहा। मुझे शौक था, मुझे लगता था कि हम कानपुर के हैं, हम कानपुर में हैं तो हम कुछ करें, हम लोगों से पर्सनली जुड़े, सुख दुख में खड़े हों। हमने उसका एफर्ट किया और अब तो वाइफ भी चुनाव लड़ चुकी जी, तब तो वही पॉलिटिकल हो गई। बिल्कुल। तो अब जब सपोर्ट और बढ़ गया, वो समझती है कि मैं किस काम में लगा। उनको भी जो मैंने प्यार बोया नहीं करती हैं, जो मैंने बोया था वो उनको देखने को मिला फील्ड में। उन्होंने देखा कि हम लोग जो करते थे तो लोगों ने हम लोग सहयोग किया। तो अब वो शिकायत नहीं है, घर से पूरा सहयोग है। हम लोग फुल टाइम सोचते हैं। क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, अगर माँ बाप देखें तो वो कहीं ना कहीं किसी और काम में बिजी थे। जब कोई बैकग्राउंड नहीं होता है तो फिर जड़ों को मजबूत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ना, न्यू कमर है पॉलिटिक्स में। तो ये आपके क्या बचपन से मन में था कि मुझे पॉलिटिक्स में घुसना है और कुछ बदलाव या मुझे कुछ क्रांति करनी है, इसको लेकर के शुरू से था या बाद में मन बदल गया? नहीं, हाँ ये सही है कि फर्स्ट जनरेशन में कोई भी काम शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे सामने तो चैलेंज ये था कि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरी मदर प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी में। तो मुझे तो दोनों तरफ से सर्विस क्लास बैकग्राउंड मिला था। मेरे सारे चाचा लोग भी नौकरी में ही थे, पूरा सर्विस क्लास ही बैकग्राउंड था। लेकिन मेरे मन में कॉलेज के समय से कुछ उत्कंठा सी आ गई थी कि मैं बिजनेस करूंगा, मैं राजनीति में जाऊंगा, ऐसा उत्कंठा आई थी। इसीलिए फादर ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा जब बैकग्राउंड नहीं तो कैसे करोगे। तो मेरे मन में था कहीं ना कहीं ईश्वर मदद करता है, लोगों का आशीर्वाद मिला। कॉलेज टाइम में ही शुरुआत हो गई थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपने शुरुआत कॉलेज का 1992 में लड़ा था, तो दूसरा इलेक्शन मैंने 1993 में लड़ा था। पहला इलेक्शन में हारता हूँ हमेशा, उसमें पहला इलेक्शन में हार गया था। फिर 93 में लड़ा था मैंने, तब से आज हो गए 30-32 साल लगातार कर रहे हैं। तो वो उस समय तो दिक्कत थी, जब बिजनेस शुरू करना था तो दिक्कत थी। बिजनेस नहीं, मैंने पहले नौकरी करी है, पता नहीं आपने मेरे रिसर्च में देखा कि नहीं देखा। कुछ दिन मैंने प्राइवेट जॉब किया है, फिर मैंने पीसीओ बनाया था, पीसीओ पे बैठता था। फिर धीरे धीरे छोटा मोटा कारखाना शुरू किया। वो फिर किस्मत होती है, मेहनत होती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, उससे मौके मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये कि मेरे मन में कभी ये आया नहीं भाव कि मुझे मुश्किल पड़ने वाली है। कॉन्फिडेंस शुरू से ठीक रहा, मुझे लगता था कि मैं जाऊंगा पार, और कॉन्फिडेंस मजबूत था, मुझे लगता था पार जाऊंगा। इरादे बुलंद। भाई भी मैं नौकरी करता था, उसको मैंने बुलाया, हमको मत कर नौकरी यार, आओ बिजनेस करते हैं। उसको बैठा दिया। जब बैठ गया 1 साल बाद मैंने कहा पूरा संभाल, तो मैं निकला, मैं निकल आया। तब से पार्टी का काम करना हो या पब्लिक का काम करना हो, मैं लगातार कर रहा हूँ। चलिए, अच्छा स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आपने जिक्र किया है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आज की डेट में आप जहाँ पे खड़े हैं विधायक बन करके, कितना बड़ा बदलाव आप अपने अंदर महसूस करते हैं कि राजनीति में आने के बाद मेरी पर्सनालिटी में, मेरे विचारधारा में, मेरे सोच में ये बदलाव आया है? कैसे थे आप बचपन में और अब जहाँ पे खड़े हुए हैं राजनीति के कटघरे में, वो कैसे अपने आप को आंकते हैं आप? आपके सवाल कठिन है, जवाब भी लंबे हो जाएंगे कभी, क्योंकि ये दौर ही बदल गया। जब शुरू हुए थे तब का दौर मुझे याद है। पहला जो मेरा राजनीति में एक्सीडेंटली एंट्री हुई थी, तो पहला एक कपड़े का बैनर 3 मीटर का लगा था कॉलेज के गेट पर। वो नए साल का समस्त गुरुजनों को 9 वर्ष की बधाई वाला एक पहला बैनर, 3 मीटर कपड़ा। वहां से शुरू होकर के आज हम लोग कहाँ आ गए, समझ में नहीं आता कितना चेंज हो गया। तब की टेक्नोलॉजी दूसरी थी, वो मशीन ट्रेडिंग मशीनें हुआ करती थी, फिर ऑफसेट पे आए, फिर अब देखो कहाँ पहुंच गए हम लोग, फ्लैक्स मशीनें चलने लग गई। अब तो कुछ भी अभी सोचो तुरंत हो जाता है। अब तो तब कम्युनिकेशन मीन्स नहीं थे, तो उसमें उन्होंने राजनीति में भी सारे काम, मीडिया का भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तब का मीडिया सोच लो, 92-93 का मीडिया आज सोच लो। आपके अंदर कौन से ऐसे बदलाव हुए? सबसे पहले हम कहेंगे पेशेंस बढ़ा है। पेशेंस बढ़ा। शुरू में जल्दबाजी करते थे, हर काम की जल्दबाजी करते, रिजल्ट्स जल्दी दिखने चाहिए, नहीं तो गुस्सा आ रहा है, लड़ने को तैयार हैं। अब पेशेंस बढ़ा है। हमें मालूम है कि इस देश में पेशेंस ही जीतता है, जो विल पावर है वही जीतती है। जब आप गांधी को देखेंगे तो आप देखेंगे पेशेंस कितना था, कितना बर्दाश्त करने की क्षमता थी, और उसी ने बनाया पर्सनालिटी, उसी ने बनाई, पूरी दुनिया में पूजा गया। वो तो हम लोग तो नहीं बन सकते, और उससे कुछ सीख सकते हैं। तो पेशेंस सीखा है बहुत ज्यादा 30 साल में। हर चीज में जो भी हो, कष्ट हो, अच्छा हो, खुशी में ज्यादा खुश नहीं होते, खुशी में भी एक सीमा ज्यादा खुश नहीं हो सकते, और गम में भी एक सीमा ज्यादा दुखी नहीं हो सकते। तो अब पेशेंस रख करके हम लोग इंतजार करते हैं सही वक्त का, और सबसे बड़ा चेंज यही आया। जब हम पेशेंस सीख गए तो बाकी चीजें अपने आप सीख जाते हैं हम लोग। तो चलिए, वक्त हो गया है पहलवान जी के मट्ठा का स्वाद लेने का, और बन मक्खन आ चुका है। मैं चाहूंगी कि
इस पे जरूर एक बार फोकस कर लिया जाए कि हमारी टेबल पे कौन सा जायका परोसा गया है। चलिए, इससे पहले अगले सवाल पे बढ़े, मैं चाहूंगी कि आप मट्ठा जरूर लीजिए। मट्ठा कुछ ज्यादा नहीं है ये, आप जितना पी पाए आप उतना लीजिए, स्वाद लीजिए और हमें बताइए कि आपसे कैसा तो ज्यादा पी लूंगा मैं। ठीक है, तो शुरुआत हमारी मट्ठे से होने वाली है आज के शो की। वाह, क्या स्वाद है, मट्ठा तो बहुत जबरदस्त होता है, रिफ्रेशिंग। वाह, यहाँ पर ये कुछ दुकानें हैं और बहुत अच्छी सेल करते हैं वो लोग। अच्छा मट्ठा, अच्छा ये मुझे लगता है कि कानपुर के इस बिरहाना रोड के पार्ट में ये जितना भी पार्ट है यहाँ पे जो देसी है, स्पेशली जो ब्रेकफास्ट वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा है। पूरे हमारे जो पुराना कानपुर जितना बसा हुआ है, जो भी ओल्ड सिटी है, बिजनेस एरिया है, पूरे में खाने पीने का एक से एक अच्छा इंतजाम है। कहीं अच्छी चाट मिलती है, कहीं खस्ते मिलते हैं, कहीं इमरती मिलती है। क्या खाना पसंद करते हैं? कोई ऐसी स्पेसिफिक चॉइस आपको लगता है कि यार हम लोग, ये अभी सर्दी का मौसम है, इस समय तो मक्खन खाना चाहिए बिरहाना रोड का। सर्दी के मौसम में बिरहाना रोड का मक्खन नहीं खाया तो फिर क्या खाए लोग? बाहर से लेके चलेंगे, मक्खन खाने आते हैं। अब तो हमारे यहाँ से मक्खन एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और ये चूंकि मैं कह सकता हूँ मक्खन जो बनता है ये हमारी विधानसभा की स्पेशलिटी है। ये जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलता। इसलिए ऐसी चीजें भी हमारे यहाँ पर है जो हम कह सकते हैं कि हमारा ये बनारसी का लड्डू हो, चाहे ठग्गू के लड्डू, मेरी विधानसभा ही है। तो इसलिए ये सब खाने पीने का जो है ये हमारे यहाँ, जहाँ ऐतिहासिक भी है विधानसभा हमारी, घंटाघर चौराहा, बड़ा चौराहा भी हमारे यहाँ है। क्लॉक टावर्स सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। क्लॉक टावर्स आपने ध्यान नहीं दिया? देखा मैंने, देखा। कितने 6-7 तो क्लॉक टावर्स हैं। क्लॉक टावर्स है। नहीं, अपने आप में संजोए रखना वो बड़ी बात है, नहीं तो फिर मेंटेनेंस बुजुर्गों ने बनाया जिसने, लेकिन है हमारे यहाँ लकीली ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा धार्मिक स्थान है जी, सबसे ज्यादा क्लॉक टावर्स, मंदिर जाते हैं आप? सबसे बड़े चौराहा है। अब कौन नहीं जाता मंदिर? हम तो सब जगह जाते हैं, हम तो सब जगह जाते हैं जहाँ, लेकिन कुछ जो अपनी आस्था है उसको अपने तरीके से करते हैं और बाकी लोग जो चाहते हैं सो करते हैं। जब जय श्री राम बोला जाता है तो आप हर हर महादेव भी कह देते हैं। नहीं, हमको जय श्री राम कहने क्या है? हमें जय श्री राम कहने में कोई आपत्ति नहीं है, आपकी नियत सही होनी चाहिए। हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपको लगता है ये जातिवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा देने को लेकर के एक ऐसा कार्ड खेला जा रहा है जहाँ पे समाजवादी पार्टी को बढ़ावा दो, दूसरे की बुराई क्यों करते हो? आप अपने को जब आप अच्छा बताना चाहते हो, दूसरे को बुरा बताना जरूरी नहीं है उस समय। तो मैं हर चीज के साथ हूँ। जो मैंने कई बार कहा कि मेरा कैरेक्टर इस पानी की तरीके से है। क्या कलर है इस पानी का बताइए? कोई कलर नहीं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या स्वाद है, इसके अंदर क्या महक है? अगर पानी में कोई स्वाद, कोई महक, कोई रंग आ जाएगा तो पानी बेकार हो जाएगा। पानी तभी तक उपयोगी जब तक उसमें कोई स्वाद, कोई रंग, कोई महक नहीं। इसलिए हम लोग ऐसे कैरेक्टर रखे, पॉलिटिकल लोग, हमारे अंदर कोई रंग, स्वाद और गंध नहीं होनी चाहिए। हमें फ्री ऑफ ऑल होना चाहिए, सबका हम सम्मान करें, सबकी हम मदद करें। क्या हम पूछ के करें कि तुम किस जात के हो तब मदद करें? हम अगर मदद के लिए आवे तो उसकी हम जात धर्म पूछ के मदद करें, ये अच्छा रहेगा क्या? जात और धर्म पे बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए, आप जिस विधानसभा में हैं वहां पे जब आपको वोट मिले थे तो भारी मतों से जीत हुई थी, जिसमें कि मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा था, और आप खुद, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, तो इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? आप खुद ब्राह्मण हैं मगर आपको मुस्लिम वोट जो है वो ज्यादा मिला था। जो फेथ करता है, जो फेथ करते हैं, ये तो फेथ की बात है ना। किसको भरोसा है कि ये निष्पक्ष होगा? भारी मतों से आपकी जीत हुई थी। तो कोई देता है मुझे वोट? मैं सबसे मांगता हूँ, मैं सबका काम करता हूँ। अगर आप मेरे कामों की लिस्ट देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मैंने निष्पक्ष होकर काम किया। हमने जो काम करने में कभी जात धर्म का बंधन नहीं किया। तो बहुत सारे लोग जिनको लोग डराते हैं अलग तरीके से, अब आजकल तो अभी क्रिश्चियन को डरा दिया गया कि वो क्रिसमस पे डरा दिया गया कि चर्च में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, तो डर गए ना। वो तो डर गए तो हमसे कहेंगे ना कि भैया देखे रहना। तो फेथ की बात है ये, कि उनको लगता है कि एक आदमी है जो निष्पक्ष है, ये हमारी बात सुनेगा और जायज बात को कहने से पीछे नहीं हटेगा। और ये फेथ केवल किसी कम्युनिटी को नहीं है, किसी रिलीजन को नहीं है। आपको लगता है कि भारत जिस दिशा में पॉलिटिकल स्पिरिट को लेकर के बढ़ रहा है उसमें अब जातिवाद और रिलीजन और धर्म, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी आने लगी है जिसको लेकर के शायद अब चर्चा थोड़ी ज्यादा होने लगी है, जो कि पहले नहीं थी। देखिए, धर्म और जातियां हमेशा से थी, हमेशा से, आज से नहीं है, सदियों से। और भारत में तो हमेशा से रही है। व्यवस्था तो कितनी पुरानी है, लेकिन इसको लेके दूसरे को बुरा नहीं कहते थे ना। हर कोई अपने को अच्छा कह सकता, दूसरे बुरा कहने का, जब से दूसरे को बुरा कहने का दौर आया है तब से दिक्कतें आई।
तो ये हम सोचते हैं कि आज ये दौर हमेशा नहीं रहेगा, कोई आपको दौर हमेशा लगता है नहीं कि रहा। बड़ी बड़ी सल्तनतें मिट गई, जो अंग्रेज चले गए बहुत ताकतवर थे, मुगल चले गए बहुत ताकतवर थे, तो चला जाना सबको है, लेकिन हम छोड़ के क्या जाएंगे अपने पीछे भाव, ये देखना चाहिए। मगर आपको नहीं लगता कि इस धार्मिक कट्टरता की वजह से आगे जाकर के भारत का जो फ्यूचर है वो बहुत इफेक्ट होने वाला है? मुझे उम्मीद है नौजवान पीढ़ी वो समझेंगे इस बात को, समझेगी इसको। हर चीज का जितना चढ़ाव होता है उतार होता है जी। ये पहिया है वक्त का, ये घूमता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आता है, जो नीचे होता है ऊपर आता है। लोग समझेंगे आज भी। अभी आप जिला अस्पताल चलिए तो आपको दिखाई पड़ेगा हिंदू का भी इलाज मुश्किल से हो रहा है और मुस्लिम का इलाज भी मुश्किल से हो रहा है। तो इलाज ठीक होना चाहिए ना, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। तो हम इलाज पे, पढ़ाई पर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ धर्मों पे, मंदिरों पे बात करते रहेंगे। धर्म भी जरूरी है, जीवन जीने का तरीका बताने के लिए जरूरी है। मगर आपको लगता है कि अब लोग इसको कार्ड की तरह यूज करते हैं, ट्रम्प कार्ड की तरह, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हम मंदिर का कार्ड खेलते हैं, रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसका जैसा भाव होगा उसको वैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर ईश्वर है तो न्याय भी होगा। ठीक बात। मैं तो बस वेट ही कर रही थी कि चलिए खाया जाए, बन मक्खन भी खाया जाए, स्वाद लिया जाए, यहाँ आए और पहलवान जी का बन मक्खन नहीं खाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अमिताभ जी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आप बहुत एक्टिव रहे हैं, ये बताइए कोई एक ऐसा किस्सा आपको याद आता है जो आपको लगे कि आज भी गुदगुदा देता है, या आपको लगता है वो दोस्त आज भी मिल जाए तो मैं ये साझा करना चाहूंगा, इस पे बैठ करके चाय पे चर्चा करना चाहूंगा, कोई एक ऐसा किस्सा? स्टूडेंट पॉलिटिक्स के किस्से तो बहुत हैं जो जहन में रह गया हो। नहीं, अब उसमें एक दो बातें ऐसे मुझे याद है, कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल थे डॉक्टर एन के सक्सेना, बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब उनसे स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हमें नहीं लगता कोई तब था ना कोई आज तक हुआ होगा डिग्री कॉलेज में, कानपुर में खास तौर पर। अभी भी लोग उनके किस्से आपको बताते मिल जाएंगे, वो अभी भी हैं, ईश्वर करे लंबे समय जिए, रिटायर तो 96 में हुए पर अभी भी हैं और अच्छा काम समाज में कर रहे हैं। वो जाने उनके पास क्या नजर थी कि वो एक बार में आउटसाइडर स्टूडेंट को पहचान लेते थे। वो गेट पे खड़े होते आउटसाइडर पहचान लेते थे, जाने क्या नजर थी। तो उन्होंने मेरे खास दोस्त को एक बार पकड़ लिया और बिफोर इलेक्शन, और इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। अब मैं इमोशनली हर्ट हो गया, मुझे लगा मेरा खास दोस्त पुलिस के पास चला गया। उस समय कोई बहुत पकड़ तो थी नहीं, कम उम्र थी, तो हम उनसे जाके रिक्वेस्ट की है, उन्होंने डांट दिया मुझे। अब मुझे आंसू से आ गए आंख में और फिर मैं थोड़ी देर हट सा रहा, फिर मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मुझे डांट दिया। अब जाने मेरे क्या आया, मैंने एकदम स्टेशन शुरू कर दिया, मैंने गुस्से में आकर के, इमोशनल गुस्सा, एक तरफ मैं आंसू आंख में और एक तरफ नारेबाजी, प्रिंसिपल मुर्दाबाद और तानाशाही नहीं चलेगी। तो वो प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा आपने। हाँ, वो हो गया, वो मुझसे वो इमोशनली हो गया, क्योंकि दोस्त का मामला था। तो वो हालांकि दोस्त आज भी मेरे साथ राजनीति में सक्रिय है, नीरज सिंह, तो वो मैं लड़ गया उनसे और तो प्रिंसिपल भी एकदम बैकफुट हो, उन्हें तो उम्मीद थी नहीं कि ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। उनकी इमेज बहुत हार्ड इमेज थी उनकी। उन्होंने मुझको बुलवाया तो सेटल वेटल किया और उन्होंने उसको छुड़वा दिया। तो चुनाव जीतने की जो पहला जो सूत्र निकला वहीं से निकला, अच्छा। लड़के। और जब मैं जीत गया फिर आपने रियलाइज किया कि अब तो यही है, ये इससे होता है, इससे होता है। सब मैंने टीचर्स को बैकफुट होते देखा, जो मुझको डांट रहे थे, उस सारे को मैंने बैकफुट होते देखा। मुझे समझ में आ गया एजुकेशन से होता है। अच्छा, ये तो आपने अपने छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ एक किस्सा बताया, बचपन का कोई किस्सा जो आपको याद आता है आपसे जुड़ा हुआ, कोई भी घर से, नानी का घर, दोस्तों के साथ, या और कोई किस्सा? छोटेपन में बहुत साल नानी घर में रहे हैं, क्योंकि वही नानी घर मेरे गीता नगर में था, तो वो मेरे फादर मदर का जो ऑफिस थे वहीं से पास था। तो कई साल हम नानी घर में रहे, तो नानी के साथ तो मेरा बहुत जुड़ाव रहा है। घुमाने ले आती थी हमको हर साल, मेरी नानी हर साल हरिद्वार जाती थी, तो हम ही नानी के दोस्त होते थे, कंपेनियन हम थे। तो उनके साथ हम हरिद्वार जाते थे। वो टीचर थी स्कूल में, पास के एक सरकारी स्कूल में वो प्रिंसिपल थी, जो प्राइमरी वाले स्कूल होते सरकारी, तो उनके साथ मैं स्कूल जाता था। उस समय तो वो जमाना था वो जब से वो पत्ती से ब्लैक बोर्ड मिटाया जाता था और खड़िया से लिखा जाता था, वो वाला दौर था। तो मैं वो सब मुझे याद है पूरा, उनके साथ में जाता था। शरारती रहे आप? ज्यादा नहीं रहे, शरारती ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं। इंट्रोवर्ट बच्चे रहे हैं क्या एक्सट्रोवर्ट बच्चे? इंट्रोवर्ट नहीं रहे तो मस्ती मौज में है। अब शरारत छोटे वाले भाई से कराते थे, कोई बात मुझे कहनी होती थी, पापा से भी कहनी थी, मैं डरता था पापा से। मैं नहीं कहता था, मुझे अगर वाली लड़के डरते हैं, चाट खानी होती तो मैं भाई से कहता, पापा से कहो, पापा से कहो, छोटा भाई। वो कहता था कि भैया कह रहे हैं कि ऐसा कहो। फंसा दिया। फैमिली में आपकी वाइफ भी हैं,
वंदना जी की बात करते हैं, वो महापौर की प्रत्याशी भी रही, जीती नहीं, खैर वो एक अलग बात है, मगर आपने खूब खुल करके उनका पहला तो सपोर्ट किया। पहला तो आप हारते हैं, अगला तो जीती जाए। पहला हारते हैं, पहले हारे थे, मगर वो हारते हैं पहले। उनको भी आपने बहुत एक्टिव किया। मुझे ऐसा लगता है वो शायद थोड़ी सी कैमरा शाय रही हैं, मगर आपने उनको राजनीति में लाने का फैसला किया और अब वो आगे जाकर के मेरे ख्याल से थोड़ा एक उनका भी अग्रेसिव रूप सामने आने वाला है, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत रिक्वायर्ड है। वो महिला चूंकि भली महिला है, ग्रेसफुल है, उनके अंदर एक ग्रेस दिखता है। जो इंटरेस्ट है वो अपने बच्चे अपने परिवार तक है, लेकिन जो मैं कहता हूँ कर देती है। राजनीति में क्यों आई, क्या जरूरत पड़ गई? उन्होंने तो कभी नहीं चाहा। मैं उनको अपने क्षेत्र में जैसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें उनको भेजता था। मैं चाहता था कि जुड़ाव लोगों से रहे। समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया इस बात को लेकर के, मतलब प्रत्याशी बनाया कि आप इस पे जाइए और अपने चेहरे पे आप इसको लड़िए, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुझे खुशी है इस बात की। तो क्या वो आपका फैक्टर था? पार्टी ने भरोसा किया। ये मेरे कार्यकर्ताओं से नाम गया। ये अच्छा। मेरे कार्यकर्ता पार्टी के लोग चाहते थे कि ये नाम आवे और हम लोग लड़े चुनाव को। तो हम लोग जो परिवार ही तो है कानपुर। कानपुर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कानपुर पूरा परिवार है। तो अगर कानपुर करने का मौका मिले तो हम लोग करना चाहेंगे। तो पार्टी ने हमारी मौका दिया और वो अच्छे से लड़ी। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि उन्होंने कोई ऐसी राजनीतिक राय दे दी, उन्होंने कुछ ऐसा इनपुट दे दिया जो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत फर्क डाल सकता है? ऐसा कभी कुछ रहा, या कभी ऐसी चर्चा हुई है घर पे? घरेलू चीजों पे तो चर्चा होती होगी, कभी राजनीति को लेकर के चर्चा हुई है कि उनका कोई अलग मत रहा हो, आपका कोई अलग मत रहा हो? चर्चा नहीं होती मेरे घर में, बहुत चर्चा नहीं होती राजनीति। नहीं करते हैं। एक बार ऐसे ही मैंने अपनी माँ से पूछा कि राजनीतिक धारा क्या होनी चाहिए। ये दौर चल रहा है भाजपा का, अत्याचार पीड़न, कई विधायक इरफान सोलंकी पे अत्याचार हो रहा है, कभी हम पर भी अटेम्प्ट हुए, बीच हमारी फैक्ट्री पर अटेम्प्ट किया गया, बुलडोजर लगा दिया गया, कभी हमारे हॉस्टल पे नोटिस दे दिया गया। तो एक दौर खराब आया। तो मैंने घर वालों से पूछा कि भाई, तभी मैंने पूछा, वरना आमतौर पर हम नहीं पूछते हैं। मैंने पूछा कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारी वजह से कोई घर पे मुसीबत आ रही है, आप लोग कुछ और चाहते हो? तो नहीं, मेरे घर ने पूरे ने एक राय जो होगा देखा जाएगा, हम सब लोग रहेंगे साथ में। आपने अभी ये फैक्ट्री का जिक्र किया, बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, इस पे आपका क्या मानना है? योगी सरकार की एक नीति है कि अगर पैसा वसूलना है या तोड़फोड़ की जा रही है तो उनकी संपत्ति से ही वसूला जाए। मुझे तो उनको देना था ना, मुझको अतिक्रमण हटाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए। तो उनको, उनसे मुझको लेना था पैसा। हमारा एक्विजिशन हुआ था। अब वो, अब देखिए, चूंकि सरकार सुनेगी नहीं, अगर सुने और समझे तो उनको मालूम पड़ जाएगा। उन्होंने हमको बाद में पैसा दिया, उन्होंने मुझको बाद में पैसा दिया, तो पैसा देकर के आना था ना। तो आने के बाद 2 साल बाद उन्होंने 2 साल लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट से जीते, उन्होंने मुझे पैसा दिया। तो वो, अब अगर कोई सरकार जस्टिफाइड हो तो आप पूछे कि भाई आपने पैसा पहले क्यों नहीं दिया था इनको, आप क्यों चले गए थे बुलडोजर? कोई पूछे, लेकिन सरकार पूछेगी नहीं, क्योंकि हम विपक्ष के विधायक हैं। जब बात करते हैं, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, कई पार्टियां एक्टिव थी, कांग्रेस भी थी, बीजेपी थी, बसपा भी थी, सपा को ही क्यों चुना? किसी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी में ही जाना, या आपको कुछ अलग दिखा इस पार्टी में? आपको लगा कि आपकी विचारधारा के साथ पार्टी की विचारधारा मैच होती है, या आप दोनों एक साथ क्लब करके एक बेहतर दिशा में काम कर सकते हैं? क्यों चुना इस पार्टी में आना? देखिए, सपा में तो हम 1997 में आए थे। उसकी तो एक छोटी सी कहानी है कि हमारे फादर इन लॉ रामजी त्रिपाठी जी कांग्रेस की पॉलिटिक्स करते थे। हमारी शादी हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी 97 में ज्वाइन करी। तो हम लोग ऑफिशियली उनके साथ ज्वाइन हो गए, बट पैसिव मोड में थे, उनके साथ एक्टिव थे, अलग से नहीं थे एक्टिव। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज हैं हमारे अखिलेश यादव जी, जब ये पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए तो हम लोगों को उम्मीद जग गई। हमारे समकक्ष, हमारे हम उम्र नेता थे, तो हम लोग उम्मीद सी जगी कि हमारी उम्र का नेता आया है जो जल्दी हम लोगों से जुड़ेंगे और हम लोग की बात समझेंगे। और हम लोगों ने उनके संपर्क में आने का प्रयास किया। आप किस्मत वाले थे, उनके संपर्क में कम समय में आ गए और बहुत जल्दी एक रिश्ता कायम हो गया, हम लोग भरोसा कायम हो गया। हम उनके लिए काम करने लगे, वो भी हम लोग तवज्जो देने लग गए। और देखिए, किस्मत थी कि उस समय ऐसा रिश्ता जुड़ा गया। आज 20-22 साल होने के बाद भी मजबूती से रिश्ता जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, आप लोकसभा को लेकर के आप देखते हैं कि कल को अगर आपको सांसद के रूप में टिकट दी जाती है तो आप अपने आप को वहां देखते हैं? नजर आता है आपको ये पिक्चर में कि अमिताभ वाजपेयी उस पिक्चर में फिट हो रहे हैं? ये सवाल जल्दी है, क्योंकि देखिए, ऐसा ईश्वर की कृपा से, अब जनता के सहयोग से और पार्टी के आशीर्वाद से मैं एमएलए तो हुई ही, 2 पदों पे तो नहीं हो जाऊंगा, एक ही पद पे रहूंगा। अभी निर्णय पार्टी करना। अभी हमारे अलायंसेस की बात चल रही है, अलायंसेस किस डायरेक्शन में जाएंगे पता नहीं, फिर अलायंसेस के बाद क्या निर्णय होंगे पता नहीं। हम कोई ऐसी बड़बोली बात करें वो ठीक नहीं है। पर ये भी है, जैसे अब राजनीति तो कर रहे हैं, हमारे पास काम क्या है दूसरा?
चुनावी तो लड़ना हमारा काम है, और चुनाव लड़ने से हम कुछ सीखते भी हैं, कुछ पाते भी हैं। जीत और हार दोनों कुछ ना कुछ देके जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी बेकार बात हो जाएगी, क्योंकि जब मेरा काम चुनाव लड़ने का, तो जब मौका मिलेगा तब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसी मंशा या लक्ष्य नहीं है। ये निर्णय पूरे तौर पे हमारी पार्टी पर और अलायंस पर होगा। अलायंस क्या तय करता है और अलायंस तय कर हमारी पार्टी क्या तय करती है। पार्टी जिसको टिकट देगी हम लोग उसको पूरी ईमानदारी से और मेहनत से लड़ाएंगे। कोशिश होगी, जो कानपुर में हम लोग जो आंकड़ों को यदि पीछा पड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम लोग की संभावनाएं हैं। 2024 के चुनाव की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? आपको लगता है कि टक्कर देने के लिए तैयार है सत्ताधारी पार्टी? अलायंस में पता नहीं इसका क्या मतलब निकाला जाएगा, लेकिन कानपुर में समाजवादी पार्टी के 3 एमएलए हैं। अगर कानपुर लोकसभा की बात करेंगे तो 5 सीटों में से 3 एमएलए समाजवादी पार्टी के हैं। और मेयर इलेक्शन में भी हम लोग डोनर रहे हैं, ज्यादा वोट पाए हैं। तो हमें लगता है कि सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आनी चाहिए। कानपुर में ऐसे कौन से काम हैं जो अभी होने बाकी हैं और आपको लगता है इन क्षेत्रों में काम नहीं किया गया है या इन पे ध्यान नहीं दिया गया और आपकी पार्टी बहुत अग्रसर है उस बदलाव को लेकर के? देखिए, हमारी सरकार थी 2012-2017, जब अखिलेश जी की मुख्यमंत्री थे, हम लोगों को उनके करीब होने का मौका मिला था। तो ये जो कानपुर है, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया। अगर आपको पता नहीं तब कानपुर में थी कि नहीं थी, कानपुर में पहले रोस्टर से बिजली आती थी केवल 12 घंटे, रात में 4 घंटे कटौती, सुबह कटौती, दोपहर में कटौती, फिक्स रोस्टर्स होते थे, 12 घंटे बिजली आती थी। इसको 24 घंटे बिजली के शेड्यूल में हम लोग लाए थे 2015 में। अगर इसको कोई काटना चाहे भारतीय जनता पार्टी तो किसको जाए और सप्लाई के आंकड़े चेक करके तब काटे इस बात को। हम लोगों ने 24 घंटे बिजली वाला शहर बनाया कानपुर को अपनी सरकार में, पहला काम सबसे इंपॉर्टेंट था जो। फिर हम लोगों ने कानपुर के हेल्थ सेक्टर पे काम किया हम लोगों ने। ये जो आज आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो उर्सला अस्पताल में जो लगी डायलिसिस यूनिट लगी हुई है हेरिटेज वाली, ये हम लोग लगाई थी, जिससे आज भी लोगों को निःशुल्क डायलिसिस हो रहा है। हाईलाइट हॉस्पिटल देखेंगे, बड़ा हॉस्पिटल था हमारा, तो हमने उसमें न्यूरो वार्ड बनाया था, और जिसमें कोविड का पूरा इलाज चला न्यूरो वार्ड में, वो हमारा बनाया हुआ था। ऑर्थो का वार्ड हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया था, अधूरा छूट गया था, आज तक अधूरा पड़ा है। बर्न वार्ड बनाना हम लोगों ने शुरू कर दिया था, आधा बना था, आधा आज तक अधूरा पड़ा, 10 साल हो गए। मैंने इसको इश्यूज को उठाया विधानसभा में। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने बनाना शुरू किया था। फिर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर कानपुर का, ये जो फूलबाग का मैदान आप देख रहे हैं सुंदर बना हुआ है, फूलबाग वाला, वो हम लोगों ने बनाया था अपनी सरकार में। नवी मार्केट आपने कभी देखा होगा, बहुत सुंदर। तो नवी मार्केट हम लोगों ने बनाया था, तस्वीर बदल चुकी है। नवी मार्केट हम लोगों ने बनाया था, और सामने जो मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत हुई थी, चाहे उसकी हो नई मार्केट की, चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क वाली हो, चाहे कैनाल पटरी वाली हो, तीनों मल्टी लेवल पार्किंग हम लोगों ने बनाई थी, जो जाम की समस्या से निपटने। और जो आज मेट्रो का वो लोग चिल्लाते हैं ना, मेट्रो पे भी मैं आने वाली थी। 2016 में 4 अक्टूबर 2016 को उसका शिलान्यास वेंकैया नायडू जी और मुरली मनोहर जोशी साथ में अखिलेश जी ने किया था। डीपीआर हम लोग बनाई थी, हम लोग उसका शिलान्यास। तो फिर वो कैसे क्लेम करते हैं, मुझे बताइए, वो कैसे क्लेम करते हैं? अच्छा, ये सब आपने किया, तो फिर आप बताइए कि फिर इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया, मुझे ये बताइए। हमको बताइए, तो रहे हैं, बदलाव दिख रहा है। जो पनकी का प्लांट हमने चालू किया था 7 साल बाद भी अभी चालू नहीं हुआ। नेवरी लिग्नाइट 1980 मेगावाट का, आज तक ये लोग चालू नहीं कर पाए। 7 साल हो गए हमारी सरकार गए हुए, चालू नहीं कर पाए अभी तक ये लोग। तो सोचिए क्या कर रहे हैं। आप ये दावे करते हैं कि अगर आपकी सरकार दोबारा आती है तो इस पे काम किया जाएगा? अखिलेश जी का सिंपल कंसेप्ट था कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग एक सेक्टर पे काम कर रहे थे अलग अलग। लखनऊ देख लेंगे अभी आप, क्या क्या नहीं बनाया। डायल 100 किसका दिया हुआ है, ये 108 102 एम्बुलेंस किसकी दी हुई है, ये जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, ये जो आलमबाग का बस अड्डा है, किसने बनाया सारा ये? आपको लगता है कि कानपुर में अभी बहुत स्कोप है काम तो करने अभी का? मेरा ये आपने सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। ये जो है ये तो एंडलेस है। आपके पास तो स्कीम्स हैं, आपके पास तो प्रोजेक्ट्स हैं, वो खत्म नहीं होने वाला है। बैराज में 8 मोटर हैं, आज भी केवल 2 चलती हैं। हम जो पेयजल से बड़ा तो कुछ नहीं ना, पीने के पानी से बड़ा तो कुछ नहीं। बैराज की 8 मोटर आज भी केवल 2 चलती हैं। जब मैं क्षेत्र का विधायक हुआ तो एक भी गंगा बराज से टंकी जुड़कर चालू नहीं थी, एक भी। और 2008 में प्रोजेक्ट बना था, वो 2008 में चालू टंकियां बन गई थी, और मैं 2017 में बना हूँ। 9 साल तक एक भी चालू नहीं थी। कानपुर में बहुत काम की जरूरत है। हम लोगों को एक एक चैप्टर पकड़ के ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज, रोड्स, पार्क्स, यूनिवर्स, मार्केट, पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम सारे, और गंगा, हाँ, गंगा के बगैर कानपुर कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट, पहचान ही गंगा से है। तो इसको लेकर के हम लोग आज बहुत काम करने की जरूरत अभी है।
तो चलिए, बातों और सवालों का दौर तो चलता रहेगा, मगर उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा जरूरी है। अभी नाना राव पार्क में है, मगर इसके बाद हम निकल करके सीधे बिरहाना रोड की तरफ रुख करने वाले हैं और हमारी सवारी भी बेहद खास होने वाली है। तो अमिताभ जी को लेकर के हम जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ बिरहाना रोड। चलिए, हमारी खास सवारी जो है वो तैयार हो चुकी है और आज जिससे हम जाने वाले हैं वो यही रिक्शा है। तो चलिए, हम लोग चल रहे हैं बिरहाना रोड की तरफ और वहां पे कुछ शानदार खाना खिलवाने वाले हैं अपने विधायक जी को। सियासत में आ चुके हैं अमिताभ जी को लेकर के बिरहाना रोड के फेमस आदर्श नमकीन में। यहाँ आए और यहाँ का नमकीन नहीं खाया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए आइए स्वाद चखाते हैं आदर्श नमकीन का। ढोकला खाने वाले विधायक जी की भी चॉइस है कि आदर्श नमकीन आए और यहाँ का ढोकला नहीं खाया तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। चलिए, मैं चाहूंगी कि पहले विधायक जी इसका स्वाद लें। आप पहले फर्स्ट। ढोकला शुगर नुकसान नहीं करता ना, ये इसमें ना तेल है ना मीठा है, ये हम लोग मुझे लगता है ये एक बड़ा लाइट सा स्नैक है, बहुत अच्छा स्नैक है जो खाना चाहिए। और यहाँ का कुछ स्पेशल इसलिए भी है कि यहाँ पे ये भगवान जाने कौन से इंग्रेडिएंट्स लेके किस प्यार से बनाते हैं कि यहाँ पे हर अगला आदमी आता है और यहाँ का ढोकला जरूर टेस्ट करता है बिरहाना रोड पे आदर्श नमकीन का। चलिए, अब क्योंकि जायके की बात हो रही है, आपसे जानना चाहेंगे सबसे मेजर सवाल, खाना बनाना आता है आपको? गलत सवाल पूछ लिया। ये सवाल, इसी सवाल का आंसर नो में है, बाकी सबका यस में है। अच्छा, माली मैं कह दूं आता है तो घर में समस्या शुरू हो जाएगी, फिर वो कहेंगी कि चलो बनाओ, चलो बनाओ। मैं इसका आंसर दूंगा कि मुझे बनाना नहीं आता। ये बढ़िया है। देखिए कितनी शानदार सी बात है, जनता के बीच में रह करके यहाँ पे आना और इस तरह से खाना, ये आम बात नहीं है। मगर अमिताभ जी इतने फ्रेंडली हैं, इतने सरल हैं कि आज वो हमारे साथ रिक्शे पे सवारी करके आए हैं और रिक्शे पे सवारी करने के बाद हम यहाँ पे आदर्श नमकीन बेकरी पे उतरे। इसके बाद हम लोग फिर जाएंगे, वो भी रिक्शे से ही सवारी करके जाने वाले हैं। तो पहले जायका ले लिया जाए जायका सियासत शो पे। लोगों को ये पता लगे कि यहाँ पे हम आए तो जायका सियासत का इंटरव्यू करने के लिए थे, मगर इस वक्त बिरहाना रोड पे आ करके स्वाद खिलाने को लेकर के, स्वाद दिलाने के बाद हम यहाँ शोभा यात्रा में पहुंच चुके हैं। अमिताभ जी यहाँ पे इनवाइटेड भी थे, आज उनकी यहाँ पे मौजूदगी होनी थी और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा हो चुके हैं। तो एक बार नजर जरूर डालिएगा कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का हुजूम है और ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और अमिताभ जी इसका हिस्सा है और कितना प्यार और कितनी इज्जत लोग इनको दे रहे हैं। ये मैं चाहती हूँ एक बार कैमरा रोल करके जरूर दिखा दिया जाए हमारे दर्शकों को। अमिताभ जी की फैन फॉलोइंग है, कोई कमी नहीं है।
पीछे जो आपने देखा वो शोभा यात्रा निकली है और कितना प्यार और कितना सम्मान यहाँ पे आर्यनगर के विधायक जी यानी कि अमिताभ वाजपेयी को दिया गया है। इसकी भी झलक आपने देखी है जायका सियासत के शो में। ये मैं बताना चाहूंगी कि ये काफी आइकॉनिक सी चीज थी जो इस वक्त हुई है। चैनल वाले यकीन मानिए ये बेहद खूबसूरत था और आपको हमने वो झलक दिखाने की कोशिश की है जो कतई स्क्रिप्टेड नहीं है। आपको पीछे नजारा दिखाते हैं, अमिताभ जी खड़े हैं और श्री श्याम बिहारी जी कृपा मंडल जिसने ये शोभा यात्रा को ऑर्गेनाइज किया है वहाँ पे मौजूद है। और अब जायका सियासत के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के साथ बात यहाँ पे जायका की हो रही है। अब मक्खन मलाई खिलाना बन जाता है, मुंह मीठा कराना बन जाता है, क्योंकि इसके बाद समय का क्योंकि अभाव है तो विधायक जी को लेकर के चल रहे हैं और मुंह मीठा कराते हैं। तो हम मौजूद हैं शंकर चाट कॉर्नर पे और विधायक जी को लेकर के आए हैं, पालक की चाट खिलाने वाले हैं। थोड़ा सा स्वाद जरूर लेंगे, भिराना रोड आए और चाट नहीं खाई तो ये भी नहीं हो सकता है। वो चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जो भी आपकी स्पेशलिटी हो वो आप बना करके दीजिए और हम उसका स्वाद लेंगे। खाने पीने को बहुत मिल गया, चटनी बहुत जबरदस्त है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से अब हो गया है, इसके बाद शुक्ला भंडार की तरफ रुख करते हैं और अब थोड़ा मुंह का स्वाद बदलते हैं। आइए तो शंकर चाट कॉर्नर जरूर आइएगा। शुक्ला भंडार हम आ चुके हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जायका सियासत में आज की। और बता दें ये कानपुर का सबसे पुराना मक्खन मलाई भंडार है, शुक्ला भंडार। आपने नाम जरूर सुना होगा, यहाँ की मक्खन मलाई क्या लाजवाब है। आइए आपको भी खिलाते हैं, आइए। थैंक यू सो मच। आप लीजिए, ये आप लीजिए। अच्छा लगता है। ये देखिए कानपुर आए और इसको तो जरूर खा के जाएं। इसके बगैर कानपुर हो ही नहीं सकता। इसके बगैर कानपुर अधूरा है और मुंह में जाते ही ये घुल जाता है। आपको दिखाते हैं कानपुर स्पेशल। बहुत टाइम के बाद खाया मगर बहुत अच्छा है। शो तब तक खत्म नहीं कर सकते जब तक रमेश पान भंडार आकर के आपने पान नहीं खाया। देसी पान है तो अमिताभ वाजपेयी की चॉइस है और हम उसी चॉइस का पान खाने वाले हैं। बताइए। हल्का मीठा, हल्का मीठा, हल्का मीठा पान खाने वाले हैं। आज नगर विधानसभा मस्ती हैप्पीनेस इंडेक्स जो कानपुर का है वो यही तो है सारा हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो पान भी खा रहे हैं। कानपुर यही हैप्पीनेस इंडेक्स है। पान खाने के बाद बोलना बंद। अब पत्रकार नहीं बोलेंगी, पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया गया, अब केवल हम लोग बोलेंगे। सवाल हमारे होंगे, आपका जवाब केवल हाँ ना में होगा। पान खाते खाते कभी इंटरव्यू नहीं किया है, बहुत बड़ी मेहनत लग रही है बोलने में मुंह भर के। देसी स्टाइल में अपने शो का हम लोग समाप्त करेंगे। आर्यनगर विधानसभा के तेज तर्रार विधायक, बड़े ही मजेदार विधायक अमिताभ वाजपेयी जी आज हमारे साथ शो पे मौजूद थे। हमने कोशिश की कि हम आपको असली अमिताभ वाजपेयी से रूबरू करा सकें और चाहेंगे कि अगर आपके दिमाग में किसी तरह का कोई मिसकंसेप्शन है तो वो दूर हो।
जायका सियासत शो में एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए विधायक के साथ और जानेंगे कि असल जीवन में वो कैसे हैं जायके के स्वाद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिक्शे पे सवारी हो गई है, अब ई रिक्शे पे बैठ चुके हैं। ई रिक्शे से हम जनरलगंज की तरफ बढ़ रहे हैं और एक और ऐसी जगह लेकर के जाने वाले हैं जहाँ पे अमिताभ जी की पर्सनालिटी का एक और चेहरा नजर आने वाला है। अमिताभ जी क्या कहेंगे आप इस पे, कहाँ लेकर के हमें जा रहे हैं आप? तो ये जनरलगंज का बाजार है, इसके अंदर कपड़ों की दुकानें हैं। हाँ। और हर तरह का गरीब तबका हो अमीर तबका हो सबके लिए हर तरह के कपड़े जरूरत की बाजार पूरी करता है। थोक की मार्केट है। हाँ। यहाँ पे अमीर गरीब भी आता है और सारे धर्मों के लोग आते हैं। हाँ। यहाँ के हिंदू दुकानदार ईद की तैयारी करते हैं और मुस्लिम दुकानदार नवरात्रि की तैयारी करते हैं। अब इसी बाजार से लगा हुआ खोया बाजार है, हटिया का बर्तन बाजार है। बर्तन बाजार की वही स्थिति है। उसके अंदर एक पार्क है जो ऐतिहासिक पार्क है, रजत बाबू पार्क, जो हमारा आजादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके नाम पर कानपुर का गंगा मेला मनाया जाता है। जी। गंगा मेला कानपुर का अपना त्योहार है, एक ऐतिहासिक, जो आजादी के दीवानों की याद में मनाया जाता है। जिस पार्क से वो यात्रा शुरू होती है, उस पार्क में मैंने एक पार्क ऑफ हार्मोनी बनाया है। उसमें मैंने चिड़ियों के लिए स्थान बनाया है, जो नेचर लवर्स के लिए है। और चूंकि घनी बस्तियां हैं यहाँ पर, अब ये प्राकृतिक चीजें नहीं रह पाई हैं, उस पार्क में मैंने झरना बनाया है, मंदिर में भजन कीर्तन के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाया है और एक बहुत अच्छा सा चिड़ियों का बाड़ा बनाया है, जिसमें सारी लेजिटिमेट बर्ड्स जो कानूनी रूप से वैध है पालने के लिए, वो बर्ड्स रखी हुई हैं हम लोगों ने, अलग अलग वैरायटी की। मैं चाहता हूँ आप उसको देखें और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश जाए कि हम लोग इतनी समस्याओं के बीच प्रकृति से भी प्यार करना उतना ही जरूरी है जितना अपने आप से प्यार। आप नेचर लवर हैं? मैं हर वो काम करता हूँ जो मेरे लोगों को पसंद आता है। मेरे क्षेत्र में तो नेचर लवर्स हैं, मैं तो हूँ ही, लेकिन बर्ड लवर्स हैं ना, बहुत सारे बर्ड लवर्स हैं, नेचर लवर्स हैं। मेरा क्षेत्र अजब गजब क्षेत्र है ना, यहाँ कबूतर की फ्लाइट्स होती हैं, यहाँ पे उसकी बुलबुल की फ्लाइट्स होती हैं। यह तो इन सबको संजोने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए ये अलग अलग वैरायटी की चिड़ियों को पाल करके हम लोग संदेश दे रहे हैं, प्रकृति से प्रेम करो, पक्षी से प्रेम करो और आपस में मिलजुल के प्यार और भाईचारे के साथ में रहें। चलिए, तो जनरलगंज तो जैसे कि ये तो जाम है, भीड़ हम देख रहे हैं, इस वक्त हम भीड़ में फंसे हुए हैं, जाम में फंसे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना आदमी आता है अपने काम के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने कपड़े के लिए, जैसा बता रहे हैं अमिताभ जी। अगर घुमा के देखेंगे तो चारों तरफ मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद सिर्फ हमें ही देख रहे हैं। ये है हमारा वो पे मौजूद है, बच्चों झूले लगा दिए हैं। बर्ड पार्क है जिसके अमिताभ जी बात कर रहे हैं और देखिए नेचर फ्रेंडली होने की बात कर रहे हैं, तो ये चिड़िया खाना खाने आई है। ये सब चिड़िया खाना खाने आई, इसी टाइम आती है, फिर नहीं आएगी, चली जाएगी। अभी 4 बजे आई, खाना खाने आई है ये। नीचे खाना खा रही है ना, जो नीचे देखिए, वो मेज पे देखिए, ये इनका फूड टाइम है, ये 4 PM। अच्छा, ये सुबह 9 AM और 4 PM। वो जो ऊपर बैठे, वो 3 जो ऊपर बैठे, वो देख रहे हैं हरे वाले जो 3 तोते एक से बैठे हैं, ये लास्ट में वो 3 तोते बैठे, ये पाइनएप्पल है, ये आ जाएगा हाथ पे, ये लेकिन उसके हाथ में आएगा जो उसका परमानेंट बर्ड कीपर है, वो उसके हाथ पे आ जाता है। बड़ी सेंसिटिव भी होती भैया ये। बाकी आगे हाथ नहीं आएगी, दूर रहेंगे आप, इसको महसूस करिए, इसकी आवाज को। यहाँ पर कितने लोग आते होंगे सिर्फ यहाँ पे? अभी धीरे बढ़ रहा है। पार्क के जो लोकल लोगों से तो आते हैं, कुछ लोग जो बर्ड लवर्स हैं वो अपने आप आते हैं। वो आते हैं 15 मिनट 20 मिनट चुपचाप देखते हुए चले जाते हैं, वो करते कुछ नहीं है। मेडिटेशन है एक तरह से, वो आगे थेरेपी है ये। देखेंगे चले जाएंगे, उनको देखना अच्छा लगता है। आपको बर्ड्स में इतना शौक क्यों है? शौक नहीं है, शौक यही बना है, यही बना है। जैसे आपको उनके नाम के बारे में पता है, आपको उनका वैरायटी पता है, बजरी, लव बर्ड्स, काकाटी, ये हर अगले आदमी को नहीं पता होता है। ये कैसे पता है आपको? यही पता किया। अच्छा, यहीं से पता किया। मैंने लाया हूँ ना, सजेस्ट किया था कि इन वाली बर्ड्स को रखिए। ये लेजिटिमेट बर्ड्स हैं, एक्चुअली लीगली ये अलाउड है।
लोग एक साथ अंदर आ चुके हैं और हम कोशिश कर रहे ये हैं कि हमारे हम करीब से ये सब दाना देखेंगे। पानी स्टैंड से बॉक्सेस क्या- हम लगवा रहे हैं बाहर, हाँ। ताकि गौरैया के लिए हम लोग बॉक्स बाहर लगवाने जा रहे हैं सब। हाँ। हम लोग बॉक्स इंतजाम किए हैं। इस शो के को स्पॉन्सर हैं BAPL न्यू हाईवे सिटी, अ सिटी विद इन सिटी, न्यू IIT मेट्रो कानपुर। जायका सियासत का इस शो के को स्पॉन्सर हैं माई ड्रीम कानपुर ग्रीन, गुरजिंदर सिंह।